बेनज़ीर 9 साल की जलावतनी के बाद अपने मुल्क वापस आई थी और उसके तीसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के रोशन चांसेस थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो अमरीत में पेशे पाकिस्तानी अवाम के लिए एक आखिरी उम्मीद थे, उन्हें एक जनरल ने फांसी पे चढ़ा दिया। भुट्टो ने अपने पीछे 4 बच्चे छोड़े और जिनमें से सिर्फ सनम भुट्टो अब तक जिंदा है क्योंकि वो सियासत से दूर रहे। वहीं एक बेटे शाहनवाज को जहर दे दिया गया। मुर्तज़ा भुट्टो को सरेआम गोलियां मार दी गईं और बेनज़ीर भुट्टो को खुदकश बमबार ने अपना शिकार बना डाला। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिसे बरतानवी राज में हिंदुस्तानी सल्तनत की तकसीम के वक्त खालिस मुसलमानों के लिए बनाया गया था। एक ही दिन पे आज़ादी हासिल करने वाले ये दोनों मुल्क, जहाँ एक मुल्क में बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होके आ रहा है, वहीं पाकिस्तान एक लंबे वक्त तक जर्नैलों की हुक्मरानी में रहा। अयूब खान उन जर्नैलों में सबसे पहले हैं जिसने 1958 में इक़्तिदार पे कब्जा किया। आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान कश्मीर के तनाज़े पे एक दूसरे के सामने आए। 1965 में एक दूसरी जंग में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड नेशन की मुदाखलत की वजह से ताशकंद ट्रीटी की सूरत में सीज फायर हुई। अयूब खान के साथ ये नौजवान वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध के एक अमीर जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे। ये पाकिस्तान के एक ऐसा खित्ता है जहां आज भी किसानों को लैंडलॉर्ड जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। मुंबई में कॉलेज के बाद बर्कले में सियासत और फिर ऑक्सफोर्ड में लॉ की तालीम हासिल करने गए। उम्मीद की जा रही थी कि वो वतन वापस आके वकील बनेंगे, लेकिन उनकी आजादाना सोच के अज़ाइम को तो सिर्फ सियासत ही लगाम दे सकती थी। वजीर बनने की बजाय उनकी नजर इक़्तिदार पे फतह करना था, वो इक़्तिदार जहाँ पे जनरल कई सालों से जबरदस्ती काबिज था। अब उसे एक पार्टी की जरूरत थी। 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। meetings and processions and whatnot. This is where People's Party was founded. Its first convention was held on 30th November 1967. Party's foundation documents were approved here, and the party was founded for democracy, socialism and for transferring power to the people. 7 दिसंबर 1970 जनरल इलेक्शन में भुट्टो की पार्टी मगरब में सिर्फ 81 सीट्स लेने में कामयाब हो पाई। और वहीं ईस्ट पाकिस्तान, जहां बंगाली आबादी में ज्यादा थे, वहां शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी 160 सीट्स के साथ सरे फहरिस्त रहे। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के मुमकिन अगले वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन मगरबी पाकिस्तान किसी भी बंगाली को अपना वज़ीर-ए-आज़म मानने को तैयार न थे। और वहीं मशरकी पाकिस्तान में इस नाइंसाफी के खिलाफ लोगों ने बगावत शुरू कर दी। मार्च से जबर का एक नया बाब खुला जो करीब 9 महीनों तक जारी रहा, जिसमें मुसल्लह बंगाली जंगजुओं की एक मुट्ठी भर जिसे खुफिया तौर पे हिंदुस्तान की तरफ से सपोर्ट थी, वो पाकिस्तान की ताकतवर फौज का मुकाबला करती है। इस जुल्म और जबर के नतीजे में करीब 7 लाख लोग हलाक और लाखों लोग हिंदुस्तान में पनाह लेने पे मजबूर हुए। बंगालियों की रिक्वेस्ट पर हिंदुस्तान की उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तानी फौज को मुदाखलत करने का हुक्म दिया और 13 दिन बाद ढाका आज़ाद हो गया और दुनिया के नक्शे पे बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क वजूद में आ गया। पाकिस्तान ने मशरकी पाकिस्तान की सूरत में अपनी आधी से ज्यादा आबादी खो दी। चंद दिन बाद जनरल याया खान को इस शिकस्त का जिम्मेदार करार देकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया और खुद सदर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। ये उनका पहला टेलीविजन खिताब है। We are facing the worst crisis in our country's life, a deadly crisis. We have to pick up the pieces, very small pieces, but we will make a new Pakistan. I will restore democracy. I have been vested with the powers of President and Chief Martial Law Administrator.
I would not like to see martial law remain 1 day longer than necessary, 1 minute longer than necessary, 1 second longer than necessary. Pakistan Zindabad. He was a very, very, very well-read person, and he had a phenomenal memory, He had a phenomenal memory, and Zulfikar Ali Bhutto could, he could hold his own against anybody in the world, I have seen him, meeting high dignitaries and heads of government and heads of states. I mean, you felt proud of the man, the way he handled such meetings and the way how he performed, As a Pakistani, you really felt proud of him. भट्टू खानदान ने कराची में 70 क्लिफ्टन में रिहाइश इख्तियार की। भट्टू के पास पाकिस्तान की बेहतरीन लाइब्रेरी थी जिसमें 25,000 के करीब किताबें थीं। भट्टू ने नुसरत से शादी की और उसके 4 बच्चे थे। इनमें से हर एक का नाम उसकी पैदाइश के दिन से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्ज कराया गया था। हर किसी की नजर में इन बच्चों का फ्यूचर रोशन था। 1972 में भट्टू शिमला हिंदुस्तान के दौरे पे अपनी बेटी बेनजीर को भी साथ लाए थे, जिसने 19 साल की उम्र में ही अपने मुल्क की तारीख रकम होते हुए देखा। भट्टू ने मार्शल लॉ का खात्मा किया और मुल्क को पहला जमहूरी आइन दिया। Today is a day of historic significance to all. Today we bid goodbye, finally and for all time, to the palace revolutions and military coups which plagued Pakistan for nearly 2 decades. भट्टू जानता था कि सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तानियों के दिल जीत सकती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान से आने वाले महाजरीन की जबान है। Today 1974 में उन्होंने लाहौर में पहली बार इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कज़ाफ़ी, अरफ़ात और शाह फैसल समेत दुनिया से बड़े बड़े इस्लामी लीडर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भट्टू ने 6 नंबर पर मौजूद ज़ियाउल हक का इंतखाब किया। 1977 तक भट्टू की पॉपुलैरिटी गिर चुकी थी। उसने खुद को जमहूरियत का लिबादा ओढ़े एक हकीकी डिक्टेटर साबित कर दिया था। He could have done anything. What could this anything be? He could have really modernized the country by destroying the landlords as a class, saying all the lands will be distributed. That is what Pakistan needed. He didn't do that. He could have transformed the education system of the country, using money that was available to build an education system which would educate every boy and girl in the country. That wasn't done. He could have created a strong health service. That wasn't done. And most importantly, he could have cut down the size of the military by half, reduced military expenditure, and attempted to reshape the country. He didn't do that. And so the legacy of his failure still haunts the country. इंतखाबात में धांधली करके भट्टू ने 220 में से 155 सीट हासिल कर लीं। कठपुतली पार्लियामेंट के सामने बगैर पलक झपकाए भट्टू ने दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। I, Zulfikar Ali Bhutto, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. पूरे मुल्क में मुजाहरे फूट पड़े। भट्टू ने फिर से मार्शल लॉ का ऐलान किया। मजदूर हड़ताल पे चले गए। लोगों ने उस शख्स के पुतले जलाए जिनकी उन्होंने कभी परतश की थी। मुल्क लॉकडाउन में चला गया। सैकड़ों लोग हलाक हुए। भट्टू एक बार फिर अपोजिशन लीडर से मिलने को राजी हो गया। उन्होंने सेंसिटिव एग्रीमेंट का एक ऐलान करने के लिए सुबह के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर भट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 3 हफ्तों बाद रिहा कर दिया गया। इस गिरफ्तारी ने भट्टू को दोबारा से पॉपुलर बना दिया था। The military knew if there was another election he would win, without any doubt. So they then sent emissaries to him saying, why don't you leave the country and go abroad? And here Bhutto said, I should leave my country? Or why?
That was that side of him, courageous and arrogant. You ask me to leave my country? Why? You leave it. ज़ियाउल हक ने मुल्क में शरई कानून नाफिज कर दिया। मुजरमों को मौके पे जिस्मानी सजाएं दी जाने लगी। उन्होंने ये ऐलान करना ना छोड़ा कि अमन के बहाल होते ही वो इक़्तिदार छोड़ देंगे। We started off with an open arm, with an open hand of love and affection for the people of Pakistan. But then I find that at times the squeeze has to be applied. So now I'm trying to close the hand gradually to apply the squeeze where it is necessary. अब ज़ियाउल हक के रास्ते का एक ही कांटा था और वो था भुट्टो। लेकिन ज़िया ने भुट्टो से छुटकारा हासिल करने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। बगावत से 3 साल कबल एक अधेड़ उम्र शख्स को मुजाहरे के दौरान कत्ल किया गया था। उस शख्स के बेटे के मुताबिक इस कत्ल का जिम्मेदार भुट्टो था, लेकिन सबूत की कमी की वजह से केस बंद कर दिया गया था। ज़िया के हुक्म पे वो केस दोबारा खोला गया। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। एविडेंसेस की कमी को पुलिस अफसरान के बयान से पूरा किया गया। दूसरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया। गैर जानिबदार जजों को बर्खास्त कर दिया गया। अदालत और जनरल ज़िया के दरमियान एक बराह रास्त टेलीफोन लाइन कायम कर दी गई। अगरचे भुट्टो एक वकील था, लेकिन उसे अपना मुंह खोलने की इजाजत नहीं थी। ज़िया के अंगूठे के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 1979 को फांसी का फैसला बरकरार रखा। ईरान, अरब समेत पूरी दुनिया ने ज़िया से रहम का मुतालबा किया। मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो अपने बाप को फांसी से बचाने के लिए लड़ते रहे, लेकिन तमाम कोशिशें बेसुध रहीं। We have received so many, requests from her foreign heads of state and heads of government that Zulfikar Ali's life should be spared, and this death sentence should not be carried out. You know what ज़ियाउल हक told me? He said, it is either Zulfikar Ali Bhutto's neck or it is my neck. और आखिर 4 अप्रैल सुबह के 2 बजे भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। जमहूरियत का ख्वाब देखने वाले गरीब लोगों की एक बड़ी तादाद सदमे में चली गई। बेनज़ीर ने अपने फादर की फांसी से ठीक पहले जेल में उनसे मुलाकात की। My father was very calm, and he talked to family matters. He talked to party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting. I said that I'd like to hug my father goodbye. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. भुट्टो को अपने आबाई गांव में दफनाया गया। ज़िया के रास्ते का कांटा अब हट चुका था और उधर दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। उस टाइम में सोवियत यूनियन के वाइट रेवल यूएसए की नजर में ज़िया एक नागुज़ीर इत्तेहादी बन गया और डॉलर्स की बारिश होने लगी। बेनज़ीर और उसकी वालदा को कई सालों तक जेल में तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद आखिर 1984 में लंदन में जलावतन कर दिया गया। जैसे ही वो प्लेन से उतरी, मगरिब दुनिया ने एक 30 साल ऐसी औरत को देखा जिसका जिस्म तो थका हुआ था, लेकिन अज़म अपने बाप की तरह बुलंद थे। We have not left Pakistan. We have not come out as political refugees or sought political asylum. We are Pakistanis and we'll go back to Pakistan. That's our homeland. That's where we live and that's where we'll die. मुर्तज़ा भुट्टो ने अल जुल्फ़िकार के नाम से एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस तंजीम ने 1981 में PIA का एक प्लेन हाईजैक कर लिया और ये हाईजैकिंग 13 दिन तक रही, जिसमें मुर्तज़ा भुट्टो ने एक आर्मी ऑफिसर मेजर तारिक रहीम को शूट कर दिया। 18 जुलाई 1985 शाहनवाज भुट्टो की मुर्दा लाश उसके अपार्टमेंट से मिलती है। उसे जहर दिया गया था। इल्जाम की बुनियाद पे शाहनवाज भुट्टो की बीवी को फ्रेंच अथॉरिटी ने कुछ टाइम के लिए कस्टडी में रखा, लेकिन बेकसूर साबित होने पर उसे बरी कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें ज़ियाउल हक का हाथ था, लेकिन हकीकत में ये मौत आज भी एक मिस्ट्री है। बेटे को अपने बाप के पहलू में दफनाया गया। 2 साल बाद बेनज़ीर भुट्टो 10 अप्रैल 1986 को लाहौर में उतरी। एक बड़े क्राउड ने उनका इस्तकबाल किया। ज़ियाउल हक को उसके आने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सोच रहा था कि सारा मुल्क पहले से ही उसके अंगूठे के नीचे है।
फौरन पड़ी ये लड़की अरेंज मैरिज के लिए राजी हो गई। इसकी शादी आसिफ जरदारी से हुई। आसिफ जरदारी का खानदान कराची में सिनेमा चलाता था और इस प्ले बॉय के 2 ही शौक थे, पोलो खेलना और डिस्को में नाचना। 1 साल बाद इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने बिलावल रखा। इस्लाम पसंद जमातों के साथ ज़ियाउल हक ने काफी क्लोज बॉन्ड बना लिया था, इसलिए उसे यकीन था कि सारा मुल्क उसके कंट्रोल में है। उसने मार्शल लॉ के खात्मे का हुक्म दिया ताकि इलेक्शन के थ्रू वो भुट्टो खानदान को शिकस्त दे सके, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 17 अगस्त 1988 को ज़िया उनके तमाम अमले और अमेरिका के सफीर को ले जाने वाला तैयारा फिजा में ही क्रैश हो गया। उनके दुश्मनों की लिस्ट इतनी तवील थी कि आज तक उनकी मौत एक मिस्ट्री ही है। वो 11 साल से ज्यादा अरसे तक इक़्तिदार में रहे। मुकर्रर तारीख पे इंतखाबात हुए और 2 दिसंबर 1988 में पहली बार बेनजीर की सूरत में एक औरत पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गई। एक हकीकी जमहूरियत का आगाज होने जा रहा था। जिस सदर ने उसे हल्फ दिलवाया वो बरसों तक ज़िया का वफादार सर्वेंट रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेनज़ीर भुट्टो सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। वही फौज में एक बड़ी तादाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नाला थी। बेनज़ीर ने अपने शोहर आसिफ जरदारी को एक वजीर मुकर्रर किया, लेकिन जल्दी पूरा मुल्क उसे मिस्टर 10% कहने लगा क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 10% के बगैर साइन ही नहीं होता था। 20 माह बाद प्रेसिडेंट ने करप्शन के चार्जेस की वजह से बेनज़ीर को बरतरफ कर दिया। नवाज शरीफ एक पंजाबी ताजिर जिसे ज़ियाउल हक ने लॉन्च किया था, वो भुट्टो खानदान से सख्त नफरत करता था। आसिफ जरदारी पे मुकदमा चलाया गया और उसे करप्शन चार्जेस पे जेल भेज दिया गया, लेकिन जल्दी नवाज शरीफ को भी करप्शन चार्जेस पे बरतरफ कर दिया गया। बेनज़ीर एक बार फिर से इक़्तिदार में आ गई और रातों रात आसिफ जरदारी को जेल से इन्वेस्टमेंट का वजीर बना दिया गया। 1994 में आसिफ जरदारी की करप्शन पे एक साफी ने अखबार में एक मजमून लिखा और उसी दोपहर उसी साफी को नौकरी से फारिग कर दिया गया। She behaved like a typical Eastern woman. She said, "Look, Zardari is innocent. He does not know that this is a dirty business. Actually, some dirty friends of Zardari, they are forcing my husband to become part of this deal." I said, "Okay, I will take care of your innocent husband." And that's how I started my investigation. Mr. Zardari is trying to make a very suspicious deal of submarines with some French. So I wrote an article in Jung newspaper. And the day my article was published in the newspaper, same afternoon, I was dismissed from my services. मुर्तज़ा भुट्टो 1993 के एंड में जब वतन वापस आया तो उसे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। कैद के दौरान मुर्तज़ा भुट्टो से माँ, बीवी और बच्चे मिलने आते रहे, लेकिन इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो एक बार भी भाई से मिलने ना आई। पाकिस्तान में बुराई विरासत में मिलती है। बहुत से पार्टी कारकुनान ने मुर्तज़ा भुट्टो की हिमायत करना शुरू कर दी। 5 जनवरी 1994 को अपने कत्ल होने वाले वालिद की बरसी के मौके पर पुलिस ने मुर्तज़ा भुट्टो के हामियों पर स्ट्रेट फायर खोल दिए, जिसमें 3 लोग मारे गए। They talk about democracy, but once they're seated, when they've got their tanks and arms and bayonets and guns, then they become dictators. And what was the crime of these boys who had died and who were shot dead? It's only because they were shouting slogan, G.A. Bhutto. Who's G.A. Bhutto? Bhutto is Prime Minister's father. G.A. Murtaza. Who's Murtaza? Prime Minister's brother. For this, they have to be shot dead. The January incidents in perspective, those amongst my brother's supporters are really not his supporters. They're foreign trained terrorists who have committed acts of murder, kidnapping, bank robbery. मुर्तज़ा भुट्टो की हिमायत करने पर बेनज़ीर ने अपनी वालिदा को ही पार्टी चेयर के ओहदे से हटा दिया। There can only be a reconciliation if she gives me back my chairmanship, not otherwise. And she's not prepared to give it back to me. मुर्तज़ा भुट्टो जैसे ही रिहा हुआ, उसने बेनज़ीर के मुकाबले में अपनी एक पार्टी की बुनियाद रखी। This government which we have now, which is elected on, which got its votes on the blood of Zulfikar Ali Bhutto, twice got its votes, twice came to power on his sacrifice, is absolutely directionless. It has no direction. It seems to be in a state of drift. It is corrupt to the core. Its only purpose seems to be to earn money by hook or by crook. I had recently mentioned that it is worse than, it's not a government, it is Alibaba and Charlie's
40 thieves. This younger brother of mine, to whom I gave so much affection, who I looked after when he was young. And when I looked after all their homes and all their things, that they should then turn out and wish to hurt me and hit out at me, it's something which is incomprehensible. बेनज़ीर के हामियों ने यह अफवाह फैला दी कि मुर्तज़ा भुट्टो कराची में बम हमलों की प्लानिंग कर रहा है, जिस पर मुर्तज़ा भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि अगर वो लीगल वारंट के साथ आए तो इस घर से कोई मज़ामत नहीं होगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। लीगल वारंट के साथ अगर आए, वो लीगल वारंट के साथ आए, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उनसे। मेरा बैग तैयार है, हर वक्त के लिए तैयार है, मैं खुद आके उनके साथ बैठ जाऊंगा गाड़ी में। आई चैलेंज देम टू कम एंड अरेस्ट मी। 20 सितंबर को एक मीटिंग से वापसी पर घर के करीबी पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोके गोली से छलनी कर दिया। 7 अफराद मौके पे हलाक हो गए। मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो और वालिदा ने फायरिंग की आवाज सुनी और जब वो बाहर गए तो गली पुलिस से भरी हुई थी। उन्हें बताया गया कि इलाके में डाकू हैं और उन्हें घर वापस जाने का हुक्म दिया गया। फातिमा भुट्टो ने जब परेशानी के हाल में अपनी खाला बेनज़ीर भुट्टो से रब्ता करना चाहा तो वहाँ उसे पता चला कि उसके बाप को मार दिया गया है। Out of desperation, I called my aunt. I called the Prime Minister House in Islamabad, and the ADC came on the phone, very apologetic. Are you okay? Is everything all right? How is everything there? And I didn't know what he was talking about. I was 14 at the time. So I said, just please connect me to my aunt. So he didn't connect me to my aunt, he connected me to her husband, to Asif. And he came on the phone and I said, I'd like to talk to my aunt, please. He said, no, you can't. So I said, well, it's an emergency. If it's possible, I'd just like to have a word with her. And he said, no, she's hysterical right now. You know, and there was crying in the background and it all sounded very strange. So I asked him, I said, what do you mean hysterical? He said, oh, don't you know? Your father's been shot. लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से उसने कोई तहकीकात नहीं करवाई, लेकिन तमाम शवाहिद दरदारी और उसके खास आदमियों की तरफ इशारा कर रहे थे। Murtaza realized very early that the marriage to Zardari was a disaster and that Zardari's aim ultimately was to finish off the Bhuttos. Murtaza Bhutto's murder and assassination outside the Bhutto family home in Karachi was carried out on the orders of someone very high up in the government, and all the evidence points to Zardari and his special men who did it. So Fatima on that, I think, when she accuses Zardari, is right. बेनज़ीर ने सदर के ओहदे पर अपने खास दोस्त फारूक लगारी को मुकर्रर किया था, लेकिन अब उसके शोहर के खिलाफ करप्शन के साथ साथ कत्ल के चार्जेस का इजाफा भी हो गया था। ये दूसरी बार था जब बेनज़ीर भुट्टो को बरतरफ कर दिया गया और नवाज शरीफ एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उसने फौरी तौर पर तमाम मिनिस्ट्रीज को बेनज़ीर और ज़रदारी के खिलाफ करप्शन के एविडेंसेस जमा कराने का हुक्म दिया। इल्ज़ामात की बारिश हो गई, पब्लिक फंड्स का गबन, मनी लॉन्ड्रिंग और आर्म एग्रीमेंट पे कमीशन। 1998 में बेनज़ीर जेल के खौफ से अपने 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़ गई। 1 साल बाद उन्हें गैर हाजिरी पे 5 साल कैद और 80 लाख डॉलर जुर्माने की सजा दी गई। 9 साल तक वो पाकिस्तान वापस न आई और अपना वक्त लंदन और दुबई में गुजारा। 1999 में इस्लामाबाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। 9/11 के हमलों के बाद प्रेसिडेंट ने अमेरिका से वफादारी का ऐद किया। अमेरिका ने मुशर्रफ को ये मुआहदा कबूल करने पे मजबूर किया कि वो सदर रहेंगे, लेकिन बेनज़ीर उनकी वज़ीर-ए-आज़म होंगी। The United States decided that it was essential to get a civilian government back again so that they had more legitimacy in Pakistan, and Benazir was in and out of the State Department. She was extremely worried and she said, but there are all these cases of corruption against me and my husband. And the Americans said to her, when we have finished with you, you will be pure white clean. You walk with me, look at what I'm reading. ये बेनज़ीर के लिए अमेरिका की तरफ से क्लीन चिट था कि उन पे या उसके शोहर पे पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई भी केस नहीं खोला जाएगा।
बेनजीर के लिए एक ट्रक का इंतजाम किया गया था। हजूम इतना था कि चंद किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 12 घंटे लग गए, लेकिन बेनजीर की तकरीर से पहले ही बेनजीर की तकरीर से पहले ही 150 लोग हलाक और 600 से ज्यादा जख्मी हो गए। बेनजीर मौजूदा तौर पे बच गए। उसके पास तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का हर मौका था। मुशर्रफ के साथ मुआहदा कायम ना रह सका क्योंकि वो खुलेआम उसे आमिर कहने लगी, क्योंकि उसने पाकिस्तान में इमरजेंसी का ऐलान किया था। इंतकाम में उसने उसे दोबारा नजरबंद कर दिया, लेकिन वो ना रुकी। 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी में जलसे के दौरान किस्मत रूठ गई। इस हमले में वो ना बच सकी। उनकी तदफीन के ऐन 2 दिन बाद सियासत दोबारा से शुरू हो गई। आसिफ जरदारी ने बेनजीर की वसीयत पढ़ के सुनाई। 19 साल बिलावल को पार्टी का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया, लेकिन तालीम मुकम्मल होने तक आसिफ जरदारी ने उसकी जगह ले ली। बेनजीर भुट्टो ने पहले ही कहा था कि अगर मैं कत्ल हो गई तो जिम्मेदार मुशर्रफ होगा। लेकिन अगले ही दिन सरकारी तर्जुमान की तरफ से ये जिम्मेदारी तालिबान पे डाल दी गई। नौ सितंबर 2008 आसिफ जरदारी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के 11वें सदर बने। do solemnly swear. I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear. Zardari's government is based on nothing except that he had a connection to Bhutto. It's based on the blood of Benazir. It's based on the blood of the Bhutto family. Some of which we believe is on Zardari's hands, you know. He's an accused in my father's murder case. And he was acquitted in the middle of the trial. लेकिन हुकूमत में रहने के बावजूद भी वो बेनजीर के कातलों को ना ढूंढ पाए। जिन कारकुनों ने मजम्मत की उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। Your Excellencies, I come before you today in the name of my late wife, Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto. पूरे साल वफादार भुट्टो के मकबरों पे खराज अकीदत पेश करने आते हैं और वो खामोश रहते हैं, क्योंकि नाम के 6 हरूफ लिखने से कोई हकीकी वो नहीं बन जाता जो असल में होता है। These 6 letters make such a difference in Pakistan that people who don't have the lineage take it or they claim it. And I think it means something. I think it means that there are no other qualifications for power in this country. It's not about merit. It's not about your political ideas. It's not about your commitment to values like democracy, like secularism, like liberalism, like human rights. It's only about 6 letters.